हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस बाय अभिषेक में। मेरा नाम है अभिषेक डंडरियाल और आज हम अपनी जो परीक्षा प्लानर बुक है यूथ कंपटीशन टाइम्स की सामान्य हिंदी की, उसका हम एक नया चैप्टर लेकर आए हैं, कारक एवं परसर्ग। इसमें हम कारक से संबंधित जितने भी प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं उसके प्रश्नों को डिस्कस करेंगे एमसीक्यू की फॉर्म में। तो जो आपके आने वाली जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल ये साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है परिभाषा एवं भेद। देखिए कारक के भेद हैं। देखिए हिंदी भाषा में कारक के अब 8 भेद माने जाते हैं। वैसे संस्कृत भाषा में इसके 6 भेद माने जाते हैं, लेकिन अब ज़्यादातर सब में अगर आप नॉर्मल भाषा में देखें हिंदी भाषा में तो इसके 8 भेद माने जाते हैं, जिसमें क्या-क्या हैं हमारे कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। इसमें देखिए जो संबोधन कारक है उसको संस्कृत में इसे कर्ता कारक ही माना जाता है, कर्ता कारक से अलग नहीं मानते, किंतु हिंदी में अब इसे पृथक कारक मान लिया गया है। ये आप बात याद रखिएगा। और देखिए कारक होते क्या हैं, तो कारक की जो परिभाषा है, देखिए जो हम कोई भी वाक्य, वाक्यांश या मुहावरा बनाते हैं उसमें जो जितने भी शब्द हम यूज़ करते हैं वो आपस में सभी शब्द संबंधित होते हैं। तो उस वाक्यों का या उसमें जो स्पेशली हम अगर बात करें संज्ञा और सर्वनाम जो है उसका वाक्य के अन्य पदों स्पेशली जो क्रिया है, मुख्यतः क्रिया जो है उसके साथ जो संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं। तो यही इसकी डेफिनेशन है कि जो वाक्य होता है उसमें सभी पद आपस में संबंध रहते हैं या संबंधित रहते हैं, और जो उसमें संज्ञा सा सर्वनाम होता है उसका जो क्रिया के साथ संबंध दर्शाता है वो कारक दर्शाता है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? देखिए आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में 6 कारक हैं, जो मैंने आपको बताया था। पीजीटी का क्वेश्चन है, देखिए नॉर्मल इतना डीप में वैसे नहीं पूछा जाएगा। तो ये आप पीजीटी जो बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएट जो होते हैं उसमें इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। एक्सप्लेनेशन इसका पढ़ लेते हैं फिर भी। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ विशेषता क्रिया के साथ ज्ञात होता है उसे कारक कहते हैं। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने हिंदी में 6 कारक बताए हैं, और वैसे नॉर्मली हिंदी भाषा में हम अब 8 कारक मानते हैं, जिनके नाम मैंने ऊपर आपको बताए थे। क्रियापरक व्याकरणिक कोटि को चिन्हित कीजिए। कारक, लिंग, वचन एवं पक्ष। क्रियापरक व्याकरणिक कोटि कारक है। व्याकरण की वह कोटि जिसमें क्रिया निहित हो कारक कहलाती है। कारक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? करने वाला, अर्थात क्रिया को पूरी तरह से करने में किसी न किसी भूमिका को निभाने वाला। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में उसका संबंध क्रिया से पता लगे, हम बात कर चुके हैं, उसे कारक कहते हैं। हिंदी में इनकी संख्या 8 होती है, जबकि लिंग से या स्त्री पुरुष जाति तथा वचन से एक या एक अनेक होने का पता लगता है। तो लिंग तो इसमें है नहीं, वचन का कोई मतलब नहीं, लेकिन आयोग ने देखिए इसका आंसर डी माना था, पक्ष। तो लेकिन जो सही आंसर है इसका, वैसे जितनी भी बुक्स आप पढ़ेंगे तो उसमें कारक होना चाहिए, ऑप्शन ए। अब देखते हैं अब हम कारक की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कर्ता कारक की। तो देखिए कर्ता कारक क्या होता है कि वाक्य में अगर आप देखें तो वाक्य में क्रिया करने वाले को हम क्या करते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। तो कर्ता कौन होता है? जो काम करता है। तो वही वाक्य में जिसने क्रिया की है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। इसमें और इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या होता है? ने होता है। ठीक है? विभक्ति चिन्ह जो होता है ने, और देखिए विभक्ति होती क्या है? अगर आपसे कभी सवाल में पूछेगा भी, देखिएगा कि ये विभक्ति, ने विभक्ति, में पर विभक्ति, ये किससे संबंधित है? कौन से कारक से? तो देखिए विभक्ति क्या होती है? कारक को सूचित करने के लिए संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ जो प्रत्यय लगाया जाता है उसे हम विभक्ति कहते हैं। तो आप याद रखिएगा कि कारक को सूचित करने के लिए हम संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ, कि कारक का हमें हमें संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध किससे निकालना है? क्रिया से निकालना है, हमने बात करी। तो उसका जो हम प्रत्यय लगाते हैं उसके लिए, उसको बोला जाता है विभक्ति। ठीक है? तो आप ये याद रखिए, जैसे अंशु ने भोजन किया, तो अंशु ने क्या किया? भोजन किया। हमने किससे जोड़ा इसे? ने से जोड़ा, और ने क्या है? कर्ता कारक का एक विभक्ति चिन्ह है। ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कर्ता कारक की। तो वाक्य में क्रिया करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। इसमें विभक्ति ने या तो कभी-कभी यूज़ होगी और कभी-कभी आपको इस सेंटेंस में नहीं भी दिखेगी। जैसे मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, उदाहरण दे देता हूँ। जैसे अंशु ने भोजन किया, इसमें आपको दिख रही है। अगला देखते हैं, कमरुन निसा खेल रही है। देखिए इसमें कर्ता कौन है? कमरुन निसा ही है, वही खेल रही है, लेकिन इसमें ने चिन्ह नहीं है। तो ये भी यहाँ पे भी लेकिन कर्ता कारक है। और तनु गाना गा रही है, इसमें भी आपको क्या दिखेगा? तनु गाना गा रही है। कर्म कौन अपना कर्ता कौन है इसमें? तनु ही कर रही है। तो वही है हमारा क्रिया करने वाली तनु। अगला, तृप्ति कविता की रचना कर रही है, तो इसमें कविता की क्रिया कौन कर रही है? तृप्ति कर रही है। तो इसमें तृप्ति ही करता है।
और क्योंकि देखिए जो वाक्यों में जो भी कहा गया है वो इन्हीं के विषय में है। अब देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए। मोहन को जाना है, शीतल को रोटी खिलाओ, शाम को मत आना, विमा को पुस्तक दो। तो देखिए मोहन को जाना है, इसमें कर्ता कौन है, कौन जा रहा है, मोहन जा रहा है सीधे, तो मोहन को जाना है, इसमें यही होगा कर्ता कारक। देखते हैं एक्सप्लेनेशन, देखिए वही है। उपयुक्त विकल्पों में से मोहन को जाना है वाक्य कर्ता कारक वाला है, शेष सभी वाक्य कर्म कारक वाले हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे अगला कर्म कारक, तब आपको समझ में आएगा अच्छे से। सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गईं, इसमें कर्ता क्या है, देखिए इसमें चिट्ठियां होगा कर्ता। क्यों, देखिए डाक क्या है, डाक है इसमें करण कारक। ठीक है, अभी आपको शुरू में लग रहा होगा, लेकिन जब हम आगे पढ़ेंगे कर्ता ने कर्म को करण के से द्वारा, तो देखिए करण में क्या आता है, के से द्वारा। तो चिट्ठियां डाक के द्वारा भेजी गई, तो डाक किसमें क्या हो गया, करण कारक हो गया। भेजी गई क्या होता है, वो क्रिया होता है। अब क्रिया से संबंध हमें जो बताता है कर्ता का, वो बताता है क्या भेजी गई, चिट्ठियां भेजी गई। तो क्या संबंध हमें बताया गया, चिट्ठियां भेजी गई, तो चिट्ठियां जो है वो है इसमें कर्ता कारक। ठीक है, याद रखिएगा। प्रवीण के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, इसमें कर्ता कौन है, जो देखिए किसको मिला, हम क्या हुआ है, पुरस्कार को प्राप्त किया है, प्रथम पुरस्कार को किसने, प्रवीण के भाई। तो प्रवीण का भाई यहां पर कर्ता है, ऑप्शन डी, प्रवीण का भाई। प्रवीण और भाई अलग अलग नहीं होंगे, प्रवीण का भाई पूरा कर्ता होगा, ऑप्शन डी। अगला, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया में किस कारक का प्रयोग है, देखिए विभक्ति चिन्ह हमें साफ दिख रहा है, कर्ता ने, तो शिक्षक ने जो क्रिया किया वो सीधे शिक्षक ने ही की है, तो क्या होगा, कर्ता कारक इसमें होगा, ऑप्शन बी। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया में कर्ता कारक है। वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। तो देखिए शिक्षक ने ही कर्म कार्य किया है, यहाँ पर कर्ता वही है। जैसे श्याम खाता है, ठीक है, मोहन को जाने दो, मैंने आपको बताया था। और एग्जाम्पल, अंशु ने भोजन किया, तो ये सब कर्ता कारक के एग्जाम्पल हैं। और 8 कारक मैं आपको बता चुका हूं। अगला, ने किस कारक का चिन्ह है, किस कारक की विभक्ति है, ऐसे भी पूछता है। तो किस कारक की विभक्ति है, ने कर्ता कारक की विभक्ति है, ऑप्शन ए। देखिए बाकी की विभक्तियां भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। मैंने बताया था आपको, जो हम प्रत्यय लगाते हैं कारक को सूचित करने के लिए संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ, उसे हम क्या कहते हैं, विभक्ति कहते हैं। तो देखिए कर्ता की विभक्ति क्या है, कर्ता कारक की ने, कर्म कारक की विभक्ति क्या है, को, करण कारक की विभक्ति क्या है, से या के द्वारा, संप्रदान कारक की को, के लिए या हेतु, अपादान कारक की विभक्ति क्या है, से, अलग होने के अर्थ में। ठीक है, अलग मतलब सेपरेट हो रहा हो, अगर उससे अलग हो रहा हो तो उस संदर्भ में। संबंध का के की रा री रे, अधिकरण में पर विषय में, संबोधन हे अरे ओ हाय। अगला देखते हैं, उसने टेढ़ी चाल चली में कौन सा कारक है, चाल चली ये है क्रिया। ठीक है, तो किसने चली, इसमें कर्ता कौन है, उसने, तो इसमें सीधे कर्ता कारक है। ठीक है, उसने टेढ़ी चाल चली में कर्ता कारक है, ऑप्शन डी। नौकर ने दरवाजा खोला, देखिए इसमें सीधा है, नौकर ने, कर्ता ने कर्म को, तो नौकर ने इसमें सीधा दिया है, तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारा कर्ता कारक होगा, ऑप्शन ए। दिए गए वाक्य में रेखांकित पद नौकर में कर्ता कारक है। क्रिया को संपन्न करने वाला कारक कर्ता कारक कहलाता है, इसका कारक चिन्ह ने होता है। जैसे नौकर ने दरवाजा खोला, राम ने रावण को मारा, अंशु ने भोजन किया। अगला देखते हैं, हिंदी में ने परसर्ग का प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है, कर्ता के साथ सदैव, भूतकाल में, सकर्मक क्रिया के रहने पर या साथ में, भविष्य काल के कर्ता के साथ, वर्तमान काल की क्रिया और कर्ता के होने पर। तो देखिए जो इसमें ऑप्शन बी है, भूतकाल में सकर्मक क्रिया के रहने पर कर्ता के साथ हमेशा इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहन ने पुस्तक लिखी, इस तरीके का एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे ऊपर आप देखेंगे, मोहन ने पुस्तक लिखी, राम ने खाना खाया, राघव ने गीत गाया। तो भूतकाल में सकर्मक क्रिया के रहने पर कर्ता के साथ ने परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा परसर्ग कर्ता कारक में प्रयुक्त होता है, तो कर्ता ने कर्म को, मैंने कहा कर्ता ने, ऑप्शन ए इसमें सही है। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, अध्यापक ने बालकों को पाठ पढ़ाया। अब दूसरा आता है हमारा, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म का जो हमारा विभक्ति चिन्ह क्या होता है, इसका विभक्ति चिन्ह होता है को। और कर्म कारक की अगर हम परिभाषा देखें तो क्या होती है, संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल गिरता है, याद रखिएगा, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल गिरता है उसे कर्म कारक कहते हैं, और इसका विभक्ति चिन्ह को के साथ रहता है और कभी कभी नहीं भी रहता है, तो ये हमको याद रखना है। जैसे इसके मैं आपको एग्जाम्पल दूं, सीमा ने तनीषा को पीटा,
विनय पुस्तक पढ़ रहा है, यानी विनय पुस्तक को पढ़ रहा है, विनय के द्वारा काम किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके के इसमें एग्जाम्पल होते हैं। अगला देखिए, फिर से वही रिपीट हुआ, प्रवीण के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। इस वाक्य में कर्म क्या है? अब ये बताइए इसमें कर्म क्या है? इसमें कर्म है देखिए प्रथम पुरस्कार। ठीक है, पुरस्कार को, प्रवीण के भाई ने प्रथम पुरस्कार को प्राप्त किया है, तो प्रथम पुरस्कार इसमें क्या होगा? कर्म होगा। क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े वह कर्म कहलाता है, तो प्रथम पुरस्कार इसमें। और वहां पर कर्ता क्या था? प्रवीण का भाई। अगर इसमें आपसे पूछता है कर्ता क्या है, तो प्रवीण का भाई इसमें कर्ता है। अगला, हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। इसमें क्या है देखिए, अपनी बहन को पुस्तक देता है, तो कर्ता ने कर्म को। तो इसमें रेखांकित भाग में पद में कौन सा कारक है? बहन को पुस्तक देता है में, तो इसमें हमारा कर्म कारक है। हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य के रेखांकित पद में कर्म कारक है। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसके साथ विभक्ति चिन्ह को का प्रयोग किया जाता है। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा में रेखांकित में कारक बताइए। तो देखिए, माँ ने बाजार से कपड़ा, बाजार से कपड़ा खरीदा, क्रिया हो गई कपड़ा, किस क्या खरीदा है? कपड़ा, तो कपड़ा इसमें हो गया कर्म कारक, ऑप्शन सी। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा में रेखांकित पद कर्म कारक है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। अगला देखते हैं, अधिकरण तो हम पढ़ेंगे अभी। मैं प्रतिदिन दूध पीता हूँ, वाक्य में रेखांकित पद में कारक क्या है? दूध में क्या है? दूध में देखिए कर्म कारक है। दिए गए वाक्य में रेखांकित पद दूध में कर्म कारक है। वह कारक जो क्रिया से प्रभावित होता है, क्या है? क्रिया क्या? पिया गया है। इसमें क्या पिया गया है? दूध को पिया गया है। ठीक है, दूध को पिया गया है, तो इसमें क्या होगा? हमें क्रिया का याद रखना है। देखिए, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ रहा है, या क्रिया, वह कारक जो क्रिया से प्रभावित होता है उसे क्या बोलते हैं? कर्म कारक कहते हैं। तो इसमें कारक चिन्ह को होता है। जैसे मैं प्रतिदिन दूध पीता हूँ, इसमें मैं कौन हूँ? मैं पीता हूँ, तो मैं करता हूँ। पीता क्या है? क्रिया है। अब क्या पिया मैंने? मैंने दूध पिया, तो दूध क्या है? कर्म है। और प्रतिदिन क्या है? ये विशेषण है। कर्म कारक की विभक्ति है, मैंने आपको बताया था को, ऑप्शन सी। अगला, को किस कारक की विभक्ति है? कर्म कारक, ये हमने पढ़ लिया। अपादान और संबंध हम आगे पढ़ेंगे तो तब समझ में आ जाएगा आपको। मैं रात को देर से लौटूंगा, आप घर पर ही रहिएगा, आपसे टेलीफोन पर बात करूंगा। रात को, देखिए क्या है? लौटना। कब लौटोगे? रात को। तो इसमें रात को क्या है? कर्म कारक है, ऑप्शन ए, 19वें का ए। मैं रात को देर से लौटूंगा, आप घर पर ही रहिएगा, आपसे टेलीफोन पर बात करूंगा। वाक्य में रात को कर्म कारक, रात को में कर्म कारक है। बाकी देखिए सब एक्सप्लेनेशन हम पढ़ चुके हैं ऊपर। कर्म कारक का चिन्ह निम्न में से कौन सा? कर्ता ने कर्म को, ऑप्शन डी जो है ये हमारा इसका चिन्ह है। अब देखते हैं कर्ण कारक। देखिए कर्ण कारक क्या होता है? तीसरे नंबर का, जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है, यानी जिस साधन के द्वारा या जिससे हमारी क्रिया जो पूरी होती है उसे संज्ञा को कर्ण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति क्या होती है? से अथवा द्वारा, से अथवा द्वारा। और देखिए इसमें एक काफ़ी इंपॉर्टेंट और है, कई स्थानों पर हमारे से और द्वारा जो है वो छुपे भी रहते हैं, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा इसमें देखिए एक काफ़ी और आता है, उसका एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। हिंदी में जैसे कुछ संस्कृत के कर्ण कारक के पद ना, वो जैसे होते हैं वैसे ही उन्हें हम यूज़ कर लेते हैं, तो आप याद रखिएगा। जैसे येन केन प्रकारेण आपको शब्द अगर दिखे कहीं, तो आप आंखें बंद करके लगाइएगा कि वो कर्ण कारक है। येन केन प्रकारेण, इसका मतलब क्या होता है? किसी भी तरीके से, जैसे वह अपने मकसद में ये इनकेन प्रकारेण सफल हो गया, तो मतलब अपने मकसद में किसी भी तरीके से सफल हो गया, इसमें आप क्या लगाएंगे? कर्ण कारक। तो संस्कृत के कुछ हमारे सीधे सीधे इसमें यूज होते हैं, तो ये आप याद रखिएगा कर्ण कारक में। और इसके विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं? कर्ता ने कर्म को कर्ण के अपारा से या के द्वारा। तो देखते हैं, और इसके मैं एग्जाम्पल जैसे आपको बताता हूँ। जैसे अर्पण ने अर्पिता को डंडे से मारा, ठीक है। और इसके अलावा स्नेहा लेखनी से लिखती है, तो ये सब जो है ये कर्ण के एग्जाम्पल है। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, तो कर्ता ने कर्म को कर्ण के से द्वारा, तो यानी जो से है इसमें, तो इसमें कौन सा कारक है? कर्ण कारक है। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इसमें कर्ण कारक है। अगला देखते हैं, कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, यानी कानों द्वारा सुनी बात पर यकीन मत करो, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना आंखों देखा ना कानों सुना, मतलब ना आंखों द्वारा देखा गया ना कानों द्वारा सुना गया, तो क्या हुआ हमारा? इसमें कर्ण कारक हुआ, ऑप्शन सी। तो कानों सुनी बात पर यानी कानों द्वारा, कर्ण के से द्वारा, है ना, कर्ण या के से द्वारा।
जैसे मैंने कहा ना, कानों कानों सुनी, कान से सुनी बात, यहाँ पर क्या है, इसमें करण कारक का चिन्ह है से, जो क्रिया का सुनना संबंध कान से स्थापित कर रहा है। करण कारक किस वाक्य में है? राम को फल दो, वह कलम से लिखता है, यह राम की पुस्तक है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। देखिए ये सब कुछ नहीं है, हमने क्या कहा था, कर्ता ने कर्म को करण के से द्वारा, जिसमें देखिए हमें तो से किसमें दिखता है, हमें ऑप्शन बी में दिखता है, वह कलम से लिखता है, इस वाक्य में करण कारक है। उक्त वाक्य में करण कारक की विभक्ति से का प्रयोग किया गया है तथा लिखने का कार्य कलम से हो रहा है, अतः अतः जिस वाक्य में किसी की सहायता से कोई कार्य होता है वहां करण कारक होता है। उसने उसे छल से पराजित किया, किससे? छल से, तो इसमें कौन सा कारक है? इसमें करण कारक है। छल, निम्नलिखित वाक्य में छल से में करण कारक है। करण कारक का अर्थ होता है साधन या माध्यम, अतः क्रिया के करने अथवा होने से साधन या माध्यम वाले संज्ञा या सर्वनाम पद करण कारक कहलाते हैं। इसका परसर्ग से तथा के द्वारा होता है। से के द्वारा किस कारक का परसर्ग है, ये हमारे पता है हमें, ये कर्ण कारक का परसर्ग है। वीडियो में पूछा गया है, देखिए परीक्षा आ रही है अभी, तो इस तरीके के सवाल आपको वहां मिलेंगे। अगला देखते हैं संप्रदान कारक, और संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह हमारा क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण के से द्वारा संप्रदान के लिए, इसका के लिए, और इसमें कभी कभी देखिए को भी प्रयुक्त किया जाता है कर्म कारक का विभक्ति, वो भी इसमें आपको मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे सुरभि भाई के लिए मिष्ठान लाती है, इसमें तो सीधे सीधे के है, लेकिन बच्चे को गेंद खरीदो, तो यानी बच्चे के लिए गेंद खरीदो, तो को भी इसमें कभी कभी होगा, लेकिन उसका मीनिंग कैसा निकलेगा? के लिए की तरह उसका मीनिंग निकलेगा, मतलब निकलेगा। तो इसको आप याद रखिएगा। तो जैसे यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है? ठीक है, यह ताले की चाबी है, तो कर्ता ने कर्म को कर्ण के से द्वारा संप्रदान के लिए, यानी इस ताले के लिए ये चाबी है, तो इसमें कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है। दिए गए विकल्पों में से सबसे सही उत्तर संप्रदान कारक है। वस्तुतः यहाँ संबंध कारक है, परंतु विकल्प ना होने के कारण संप्रदान कारक मान लिया गया है। वैसे तो ताले का संबंध हमारा चाबी से है, लेकिन यहाँ पर विकल्प नहीं है, तो संप्रदान कारक इसको माना है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा इसका उत्तर संप्रदान कारक को माना गया है। राजा ने ब्राह्मण को भोजन दिया, तो देखिए राजा ने ब्राह्मण को भोजन दिया, इसमें क्या है? राजा ने ब्राह्मण को धन दिया, सॉरी, राजा ने ब्राह्मण को धन दिया, इसमें वाक्य में राजा द्वारा धन दिया जा रहा है, जहां देने का भाव होता है वहां को में, वैसे तो कर्ता ने कर्म को, ये कर्म कारक का चिन्ह है, लेकिन क्या हो, जहां देने का भाव हो वहां पर को में भी संप्रदान कारक हमारा होता है, इसको याद रखिएगा। जैसे बच्चे को गेंद खरीदो, यहाँ पर बच्चे को गेंद देनी है, आपको देने का भाव है, तो यानी बच्चे के लिए गेंद खरीदो। अगला, गरीब को दान दो, ठीक है, इसमें भी क्या है? देने की बात है, गरीब को दान दो, इस वाक्य में संप्रदान कारक होगा, क्योंकि यहाँ देने का भाव बोध हो रहा है। अगला, रेखांकित पद का कारक पहचानकर सही विकल्प चुनिए। उसने अपने मित्र को 2 पुस्तकें दी, उसने अपने मित्र को, यहाँ देने का भाव है, देखिए फिर से, तो कौन सा कारक आएगा? यहाँ पर संप्रदान कारक आएगा। जहां पर किसी को कुछ दिया जाता है वहां संप्रदान कारक का प्रयोग होता है, अतः इस वाक्य में संप्रदान कारक है, शेष कारक असंगत है। अगला, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इसमें तो देखिए सीधे सीधे है, संप्रदान के लिए विभक्ति चिन्ह का प्रयोग सीधे हो गया, तो यहाँ पर संप्रदान कारक होगा ऑप्शन सी। राजा भिक्षुक को दान देता है, देखिए जहां पर कुछ देने का भाव हो संप्रदान कारक वहां पर होता है। जैसे रहीम गरीब को कंबल देता है, अभी देखिए ये लेखपाल की परीक्षा में भी पूछा गया था, मुख्य परीक्षा में, तो इसको आप याद रखिएगा। राजा सेवक को कंबल देता है, तो इसमें क्या है? संप्रदान कारक है, क्योंकि इसमें देने का भाव आ रहा है। फिर से, निम्नलिखित में संप्रदान विभक्ति का चिन्ह कौन सा है? के लिए, ऑप्शन ए। अब आता है हमारा अपादान कारक, तो कर्ता ने कर्म को कर्ण के से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से पृथक, तो ठीक है, जो पृथक, जहां हमें अलग होने का या से पृथककरण का भाव आ रहा हो वहां पर क्या होता है? अपादान कारक होता है। वह घर से बाहर गया, यहाँ पर देखिए घर से उसका अलगाव हो रहा है, तो कौन सा कारक होगा? हमारा हमारा अपादान कारक होगा। जैसे इसके और एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, अपादान कारक के और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं अगर हम बात करें, तो जैसे वृक्ष से पत्ता गिरा, तो पत्ता जो है वो वृक्ष से लगाव का एक हमारा चिन्ह दे रहा है यहाँ पर। सवार घोड़े से गिरा, ठीक है, रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से जा चुकी थी, तो इसमें सब में अलगाव का भाव आ रहा है, तो यहाँ पर अपादान कारक होगा। ठीक है, अलगाव के कारण तुलना, भिन्नता, आरंभ, सीमा आदि में भी अपादान कारक होता है। आगे देखते हैं,
अपादान कारक किस वाक्य में है बताइए। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, तो देखिए इसी में ही है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं में अपादान कारक है। धोबी को धुलने के लिए कपड़े दो में कर्म कारक है। उसकी गाय सुंदर है, इसमें संबंध कारक है। वह फल खाता है, इसमें कर्म कारक है। उससे अच्छे तो आप, उससे अच्छे तो आप हैं। देखिए हमने अभी क्या बात की थी, हमने जब तुलना की बात की थी तो भी हमने कहा था कि वहाँ पर अपादान कारक होगा। जो हमने पिछले एक्सप्लेनेशन में बात की, जहाँ पर भिन्नता तुलना का भाव होता है वहाँ पर क्या होता है, अपादान कारक होता है। तो वाक्य में उससे की तुलना आपसे की गई है, अतः उसमें अपादान कारक होगा। अपेक्षार्थे पंचमी, तुलना में जिससे श्रेष्ठ बताया जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे धनात विद्या गरियसी, धन से विद्या महान है। वाक्य में धन की तुलना विद्या से की गई है। इसमें नोट देखते हैं, जब दो व्यक्तियों में तुलना की जाती है तो वहाँ पंचमी विभक्ति होती है, परंतु जब बहुत से व्यक्तियों में एक दूसरे को श्रेष्ठ बताया जाता है तो वहाँ सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे कविषु कालिदासः श्रेष्ठा, तो कवियों में कालिदास जी श्रेष्ठ हैं। तो ऐसे इसमें यहाँ पर क्या होगी, बहुत सारे लोगों में सप्तमी विभक्ति होगी, और अगर दो लोगों में तुलना की जाएगी तो पंचमी विभक्ति होगी। इसको आप याद रखिएगा। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए उससे अच्छे तो आप हैं, इसमें हमें नॉर्मल कुछ पता नहीं लग रहा, तो यहाँ पर तुलना का भाव है तो वहाँ पर हमें क्या दिखता है, अपादान कारक मिलता है। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, तो इसमें देखिए फिर से क्या हो रहा है, अलगाव की स्थिति। अब घर से दोनों की दूरी बताई जा रही है, तो क्या है, यहाँ पर अपादान कारक है। अगला, राम सीता से सुंदर है। देखिए फिर से यहाँ पर तुलना हो रही है। तुलना, समानता, अलगाव का भाव जहाँ पर होता है वहाँ पर कौन सा कारक होता है, अपादान कारक होता है। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, वह घर से बाहर गया, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से छूट चुकी थी, सवार घोड़े से गिरा, ये सभी एग्जाम्पल हैं। अगला, सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। देखिए इसमें अपादान कारक है। जहाँ पर भी भय और रक्षा होगी वहाँ पर भी आप याद रखिएगा, भय और रक्षा में अपादान कारक होगा। अपादान कारक देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल बहुत अच्छे बनते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हटके क्योंकि ये कारक है। अभी आपने 2-3 एक्सप्लेनेशन देखे होंगे तब आपको समझ में आ गया होगा। तो सीमा कुत्ते से डरती है में अपादान कारक है। जहाँ पर भी भय या रक्षा के भाव में, रक्षा का भाव आपको दिखता है, वहाँ पर अपादान कारक होता है। वह मुझसे अलग रहता है। देखिए फिर इसमें कौन सा भाव है, अलगाव का भाव आ रहा है, तो कौन सा कारक होगा, अपादान कारक इसमें होगा। वृक्ष से पत्ता गिरता है, ये हमने ऊपर बात कर ली, तो कौन सा कारक है, अपादान कारक है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसमें क्या हो रहा है, पेड़ से, इसमें भी देखिए पृथक्करण का भाव आ रहा है, तो कौन सा कारक होगा, ऑप्शन सी अपादान कारक इसमें होगा। आगे देखते हैं, से अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है, हमें पता है ये अपादान कारक का बोधक चिन्ह है। याद, इसको जरूर याद रखिएगा कि यहाँ पर भय और रक्षा का, जैसे सीमा कुत्ते से डरती है, वह शेर से डरता है, यहाँ पर हमेशा अपादान कारक होगा। अब आता है हमारा संबंध कारक। तो देखिए संबंध कारक वही जिससे नाम से ही पता लग रहा है, संबंध, का, के, की, रा, री, रे, इसका सब योजक चिन्ह, इसके जो विभक्ति चिन्ह है वो ये होते हैं, तो कहीं ना कहीं संबंध दर्शाता है। माँ का लड़का कहाँ गया, देखिए बिल्कुल साफ दिख रहा है, लड़के का संबंध माँ से यहाँ पर दिख रहा है, तो क्या होगा, इसमें संबंध कारक होगा। वह कार मेरी है, कार का संबंध मुझसे दर्शाया गया है, कौन सा कारक होगा, संबंध कारक होगा। अगला, इस वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, बहुत सिंपल है, देखिए उसे संबंध कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, संबंध कारक का, के, की, इस तरीके के इसमें हमारे चिन्ह होते हैं, और रा, री, रे। अगला देखते हैं, संप्रदान और अपादान हम पढ़ चुके हैं तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरी लड़की कौन है, लड़की का संबंध किससे है, मेरे से है, तो कौन सा कारक होगा, यहाँ पर संबंध कारक होगा। तो ये काफी सिंपल है। अगला देखते हैं, अधिकरण कारक। और अधिकरण क्या होता है, बेसिकली अधिकरण शब्द बनता है आधार से, तो संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो। देखिए मेन इसमें संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया का जो संबंध है मेन वही है कारक। तो आप क्रिया देखिए और हमारा संज्ञा और सर्वनाम देखिए वाक्य में, आप आराम से पहचान लेंगे। और अधिकरण में क्या होता है, आधार जो दर्शाता है वो कहलाता है अधिकरण कारक। जैसे मेज पर पुस्तक रखी है, मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, इस तरीके के जो शब्द हैं ये हमारा अधिकरण कारक कहलाते हैं। वह घर में नहीं है, और अधिकरण का हमारा जो चिन्ह होता है, विभक्ति चिन्ह, वो क्या होता है अधिकरण का, अधिकरण में पर, में और पर जो है ये हमारा अधिकरण के लिए यूज होता है। अब जैसे वह घर में नहीं है, में हमारा आ गया, में कौन सा कारक है, में हमारा अधिकरण कारक है, ऑप्शन बी। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है, देखिए डेफिनेशन मैंने आपको बता दी थी अभी। आधार क्रिया का या अधिकरण या आधार कौन सूचित करता है, ये हमारा जो अधिकरण कारक है वही सूचित करता है। अगला,
तोता डाली पर बैठा है, अधिकरण में क्या, अधिकरण का क्या क्या विभक्ति चिन्ह है, में पर। तो तोता डाली पर बैठा है मतलब अधिकरण कारक होगा ऑप्शन सी। ठीक समय पर आ जाना, मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया था, एक मैं 30 मिनट में आ रहा हूं, इसमें भी क्या है हमारा अधिकरण कारक है। आधार जहां पर क्रिया का आपको दिख जाए, 30 मिनट में आ रहा है, कब, 30 मिनट में, तो आधार बना दिया एक। ऐसी ठीक समय पर आ जाना, तो ठीक समय यहां पर आधार बना दिया, तो क्या होगा इसमें, अधिकरण कारक होगा। वह अगले साल आएगा, फिर से देखिए अगले साल को यहाँ पर बेस बना दिया, आधार बना दिया, तो कौन सा कारक इसमें होगा, यहाँ पर हमारा अधिकरण कारक होगा ऑप्शन सी। क्रिया को आधार सूचित करने वाले संज्ञा सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं। इसमें कारक चिन्ह में और पर है। अधिकरण का शाब्दिक आधार अर्थ आधार है, जैसे सिंह वन में रहता है, पुस्तक मेज पर है, सौम्या घर में है, इस तरीके के जो शब्द हैं। मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है, सम्मान में मतलब अधिकरण में पर, तो कौन सा कारक होगा, अधिकरण। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, अधिकरण में और पर, तो कुर्सी पर यहां पर क्या होगा, अधिकरण कारक होगा ऑप्शन डी। निम्न में अधिकरण कारक का प्रसर्ग कौन सा है, अधिकरण में पर, ऑप्शन ए जो है पर, ये अधिकरण कारक का प्रसर्ग है। घोंसले में चिड़िया है, अधिकरण में पर, तो कौन सा कारक होगा, अधिकरण कारक ऑप्शन डी। देखिए वही है। मेरे हाथ में लेखनी है, इसमें कौन सा प्रसर्ग है, देखिए इसमें अधिकरण प्रसर्ग है, मेरे हाथ में, अधिकरण में पर। अगला, पर किस कारक का प्रसर्ग है, हमने पढ़ लिया, अधिकरण कारक का ये प्रसर्ग है। अगला, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही शब्द निर्दिष्ट कीजिए। अधिकारी कुर्सी पर, अधिकारी कुर्सी पर बैठा है, इसमें अधिकरण कारक का प्रयोग किया गया है। अब आता है हमारा संबोधन कारक। जिस शब्द से किसी को पुकारने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, संबोधन कारक कहते हैं। और देखिए संस्कृत में इसको कारक अलग से नहीं मानते, कर्ता कारक में ही इसको माना जाता है, लेकिन हिंदी में इसको पृथक से अब कारक मान लिया गया है। तो देखिए देखते हैं, और इसमें देखिए विस्मयादिक बोधक चिन्ह का यूज किया जाता है ना। हमारा जैसे हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, इसमें कौन सा है, संबोधन कारक। किसको बुलाया गया है, प्रभु को बुलाया गया है। ए राकेश यहाँ पर आओ, संबोधन किया गया है राकेश का, तो कौन सा कारक होगा, संबोधन कारक होगा। और देखते हैं, अब आते हैं अन्य में। माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, यहाँ पर रेखांकित शब्द क्या है, के लिए, ये परसर्ग है या विभक्ति चिन्ह है, जैसे और किस कारक का विभक्ति चिन्ह है, कर्ता ने कर्म को कर्ण के से द्वारा संप्रदान कारक का ये विभक्ति चिन्ह है। देखते हैं, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए परसर्ग है। परसर्ग वे अक्षर होते हैं जो किसी धातु या मूल रूप के अंत में लगकर उसके अर्थ में कोई विशेषता लाते हैं। कारक को प्रकट करने वाले सहायक तत्वों या चिन्हों को परसर्ग कहते हैं, जैसे को, ने, के लिए, ये मैंने आपको बता दिया। जबकि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। और जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उसको हमने डिस्कस किया था, क्या कहलाता है, प्रविशेषण। ये भी आप याद रखिएगा। और बाकी जिन शब्दों से वस्तु, भाव और जीव विशेष के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इसमें कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है। तो देखिए दशरथ राम, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, तो देखिए जो ऑप्शन पुत्र है, इसमें पुत्र वो सबसे कम योग्यता रखता है। पुत्र पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है, क्योंकि दशरथ के पुत्र पर पुत्र पद संबंध कारक छठी विभक्ति, रावण को पद में कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, तथा राम ने कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति होगी। तो पुत्र में देखिए ऐसा कुछ नहीं है, बाकी सब हमारे कारक बनने की योग्यता रखते हैं। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है, विश्लिष्ट इनको बोला जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को विश्लिष्ट बोला जाता है, ऑप्शन बी। हिंदी में दो तरह की विभक्तियां होती हैं, विश्लिष्ट और संश्लिष्ट। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियां विश्लिष्ट कहलाती हैं, अर्थात पृथक या अलग रहती हैं, जैसे श्याम ने वृक्ष पर, लड़कों को लड़कियों के लिए आदि। विभक्तिवाची सब संज्ञा अलग अलग है, तो हमारा विशिष्ट, विश्लिष्ट और संश्लिष्ट। तो यही था हमारा वीडियो। आई होप आपको इसके क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लगे होंगे और आपके रिवीजन में इन्होंने हेल्प की होगी। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।